हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से लगी हुई होंगी। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चंस वाली, ठीक है, तो उसके 14 पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी अभी पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देख लो। और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15, ठीक है। तो चलिए करते हैं बिना देरी किए शुरुआत। और जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, स्पेशल क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, उनको सभी को अच्छे से लेते रहिए। ओके, चलिए जी। और क्लास का टाइमिंग वगैरह, ये क्या शेड्यूल है हमारी क्लास का, ठीक है, तो वो सभी मैं क्या कर रही हूँ कि एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आप सभी के जितने भी अभी तक कमेंट बॉक्स में डाउट्स आए हैं वो सभी के सभी उसमें क्लियर कर दूँगी आपके, ठीक है। फिर आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, चलिए जी, देखती हूँ आज या फिर कल शेड्यूल करती हूँ, क्योंकि एक एक के कमेंट का आंसर देना इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए, जो हमारा HW का क्वेश्चन था वह क्या था? सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 कब आया था? तो कब आया था? यह आया था 15वें वित्त आयोग में। तो जिन बहनों ने भी ऑप्शन नंबर C दिया है तो उन सभी का था आंसर राइट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम को पहचाने, ठीक है, आपको बताना है सीक्वेंस वाइज। चलिए, तो क्या ऑप्शन नंबर है? घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, या फिर ऑप्शन नंबर बी, क्या पहले पंचायती राज अधिनियम आया फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, या फिर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, या फिर ऑप्शन नंबर सी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, देन घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, फिर पंचायती राज अधिनियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, या फिर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। तो आपको बताना है कि सीक्वेंस वाइज लगाओ इनको क्रमानुसार, ठीक है। तो देखो, जो हमारा पहले क्या आया, हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानून बनाए गए, ठीक है, और उनमें से ही ये 3 भी हैं। देखो, पहले तो आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, है ना, कब आया? 1956 में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर पंचायती राज कब आया? यह है 1993 में, ठीक, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई, ठीक। फिर आया घरेलू हिंसा अधिनियम, ओके, कब आया? यह एक्ट है 2005 का। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वह होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी, महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी, महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा करना, या ऑप्शन नंबर डी, यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखो, हमारा राइट आंसर, देखो, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, तो इसका जो गठन हुआ, तो इसका गठन हुआ 1992 में। कब? 1992 में, ठीक है। देखो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से लड़ने के लिए इसका गठन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो वह क्या है देख लेते हैं। देखो, एक तो पूछताछ करना, जांच करना, ठीक, रिपोर्ट की प्रस्तुति करना, है ना, और सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना, ठीक है, तथा महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, ठीक है। लेकिन ये कार्य नहीं कि महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना, ठीक है, संग्रहण करना नहीं। तो जो इस समय हमारा राइट आंसर ही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, महिला विकास संबंधी समीक्षा नीति भी तैयार राष्ट्रीय महिला आयोग करता है, ठीक है, और महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा भी यही करता है, और यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच भी यही करता है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर, इसलिए हमारा राइट आंसर ए ही होगा, जो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा नारीवाद सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है, ठीक है, और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है? तो क्या होगा राइट आंसर? क्या सांस्कृतिक नारीवाद,
या फिर उदारवादी नारीवाद, या अतिवादी नारीवाद, या फिर समाजवादी नारीवाद। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिवादी नारीवाद। अतिवादी नारीवाद, देखो अतिवादी नारीवाद क्या होता है? देखो क्या है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को महिलावाद या फिर नारीवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नारीवाद को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो उदारवादी नारीवाद है ना, उदारवादी नारीवाद, एक मार्क्सवादी नारीवाद, और एक रेडिकल या फिर अतिवादी नारीवाद। ठीक है, यही वाला, इसको रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। देखो जो अतिवादी नारीवाद है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लिंग असमानताओं और अज्ञान तथा स्वतंत्रता के अभाव के कारण, ठीक है, जो न ही पूंजीवाद के कारण अपितु यह तो पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर प्रभुत्व, नियंत्रण और शोषण के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है, जो अतिवादी नारीवाद है। इसमें वही पूछा है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख कारण है, ठीक है, और सार्वभौमिक कारण है, और पुरुषों को दी गई शक्ति का जो समस्या का मूल कारण, जो पुरुषों को दी गई सभी प्राप्त शक्तियां हैं। ठीक है, यानी कि पितृसत्तात्मक, आपको पता ही है ना। चलिए, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के उपाय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने में भूमिका निभाता है? तो कौन सा है? क्या विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन के, या विटामिन सी? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। क्या? विटामिन के। चलिए, और जो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? वह है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, और जो विटामिन के है वह हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे पालक वगैरह, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसे उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो किन का है? क्या ऑप्शन नंबर ए सेल, या फिर हरलॉक, या फिर मुनरो, या फिर इराजी गॉर्डन? तो किन का है? तो देखो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इराजी गॉर्डन समाजशास्त्री का। किन का? इराजी गॉर्डन समाजशास्त्री का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखो सेल के अनुसार क्या है कि पहले तो भ्रूण, ठीक, फिर शिशु, फिर बालक, फिर किशोर बनता है, फिर युवक, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो किन का है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो का, या फिर वाइगोत्स्की, ठीक, या फिर गुडवर्थ, या फिर लेवी? तो किन का है? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताएं एवं क्षमताओं का विकास होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो किन का है? क्या ऑप्शन नंबर ए सेल, या फिर मुनरो, या फिर हरलॉक, या वॉटसन? तो किन का है? देखो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर से ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विचारों की अनुक्रमणीयता का संबंध जीन पियाजे के किन संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है? तो किन से है? क्या ऑप्शन नंबर ए पूर्ण संकीर्णात्मक अवस्था, या फिर संवेदीयात्मक अवस्था, या मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संकीर्णात्मक अवस्था? तो क्या है? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो विचारों की अनुक्रमणीयता का संबंध है तो वह किससे है? पूर्व संकीर्णात्मक अवस्था। देखो इस अवस्था में क्या है? हाँ, यह अवस्था कौन सी है? पूर्व संकीर्णात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, थारपे एवं गोलीमोरे के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र कितने चरणों में पूरा होता है? तो कितनों में? क्या 2 चरणों में, या फिर 3 चरणों में, या 4 चरणों में, या फिर 5 चरणों में? तो कितने चरणों में होता है? देखो यह होता है 4 चरणों में पूरा। कितना? 4 चरणों में। ठीक है, 4 चरणों में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो देखो वह 4 चरण है कौन कौन से? एक तो है अधिक जानकार द्वारा सहायता प्राप्त करना, ठीक, और दूसरा क्या है कि अपने आप को स्वयं सहायता देना, है ना, और तीसरा क्या है कि अभ्यास द्वारा स्वचालित करना, ठीक, और चौथा क्या है? अस्वचालित क्रिया चरणों को पुनरावृत्ति करना। ठीक है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 4 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल है? तो कौन सा है? शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं है। देखो एग्जाम में ये जो पॉइंट होता है, ये जो वर्ड होता है, ये बहुत ही क्वेश्चंस को रॉन्ग भी कराता है, सही भी कराता है। तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहिए, तब उसका आंसर देना चाहिए, है ना। कभी जल्दी जल्दी में ऐसा होता है कि हम आंसर दे तो आते हैं परंतु हम नहीं देखते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि देखो जो पॉइंटों से सिलेक्शन जो रुकवाते हैं वे यही क्वेश्चंस रुकवाते हैं जो आते हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं ना। देखो अगर तुमने मेहनत की है, ठीक, तो तुम्हारे आते हुए क्वेश्चंस नहीं गलत होने। जो बच्चा गिरता है ना पॉइंटों पर, जो फाइनल लिस्ट से बाहर होते हैं, है ना, जो फाइनल लिस्ट से बाहर होते हैं उनका दुख सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकते हैं, है ना। तो देखो पॉइंट ही बहुत बड़ा ये होता है कि खुद के आते हुए क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। जो आपको नहीं पता है तो वो 80 से 90% बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन आपका आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो यानी कि आप कंपटीशन की दुनिया में बहुत बच्चों से नीचे गिर रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है ना। तो चलिए क्या था हमारा क्वेश्चंस कि नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए, स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी, माँ का दूध शिशु की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को बढ़ाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्त स्राव की कमी नहीं करता, ठीक, या ऑप्शन नंबर डी, शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने पूछा है नहीं है। तो देखो जो स्तनपान है, ठीक है, नवजात शिशु को जो स्तनपान कराया जाता है तो वह क्या है कि स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है, ठीक है, और माँ का दूध शिशु की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, जो माइंड उसकी पावर अधिक होती है, ठीक, और जो क्या है कि शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है, ठीक है, सभी पोषक तत्व प्राप्त होता है माँ के दूध में, है ना। तो इन्होंने बोला है कि स्तनपान शिशु की माता के प्रसव के बाद रक्तस्राव की कमी को कम नहीं करता, नहीं, ये नहीं ही गलत है, ठीक है, कम करता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसलिए वह होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जन्म लेने के बाद कब शिशु को अपनी माता के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क में रखा जाना चाहिए? तो कब रखा जाना चाहिए? तो क्या ऑप्शन नंबर ए, जन्म के पहले घंटे के दौरान, क्या ऑप्शन नंबर बी, जन्म के 2 घंटे के बाद, या फिर ऑप्शन नंबर सी, जन्म के 6 घंटे बाद, या सप्ताह बाद? तो देखो जो शिशु को तुरंत आपने देखा होगा जन्म के 1 घंटे के दौरान ही, जन्म के 1 घंटे के पहले शिशु को माँ के त्वचा के साथ संपर्क में रखा जाता है। देखो उससे क्या है कि जिससे हाइपोथर्मिया पर रोक हो सके और स्तनपान को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। चलिए, और बॉन्डिंग भी बनती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोलेस्ट्रम से तात्पर्य है। कोलेस्ट्रम क्या है? तो क्या है? क्या स्तनपान का तरीका, या फिर प्रसव पश्चात अतिरिक्त पोषण, या शिशु को संक्रमण से बचाव का तरीका, या शिशु के जन्म के बाद बालम माँ का पहला दूध? तो क्या है? देखो जो हमारे राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शिशु के जन्म के बाद वाला माँ का पहला दूध, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखो जो कोलेस्ट्रम है क्या शिशु के जन्म के बाद वाला माँ का पहला दूध है, जो गहरे पीले रंग का होता है ना, डार्क येलो रंग का होता है, और यह दूध बच्चे में पूरा पोषण प्रदान करता है, ठीक है। इस दूध में पोषक तत्व तथा एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में होता है,
ठीक है, और जो बच्चों को अनेक बीमारियों और संक्रमण से बचाव करता है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रेशेदार पदार्थ तथा अनाज आदि को पचाने में सहायक एमाइलेज नामक पदार्थ बच्चों में किस आयु में बनना शुरू हो जाता है? तो किसमें, क्या ऑप्शन नंबर ए 4 माह के बाद, या 5 माह के बाद, या 7वें माह से, या फिर 9वें माह से? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 7वें माह से। क्या ऑप्शन नंबर सी 7वें माह से। एक मिनट में जरा पानी पी लेती हूँ। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कुपोषित बच्चे के लक्षण हैं तो क्या है, क्या पीली एवं सूक्ष्म त्वचा, या फिर कमजोर हड्डियां, या चिड़चिड़ापन, या दुबलापन? तो देखो जो ऑप्शन नंबर है, क्या केवल दूसरा और तीसरा सही है, या ऑप्शन नंबर बी क्या केवल चौथा और पहला सही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा ही सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी? देखो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो जो कुपोषित बच्चे होते हैं, है ना, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो उनकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, पीली तथा सूक्ष्म त्वचा होती है, ठीक, कमजोर हड्डियां होती हैं, चिड़चिड़ापन होता है और दुबले पतले होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, उनको बचपन में पूर्ण पोषण आहार नहीं प्राप्त हुआ होता है ना। तो चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 15। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भर से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्या ऑप्शन नंबर ए शार्प फ्रीजिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी डिहाइड्रो फ्रीजिंग, या ऑप्शन नंबर सी स्लो फ्रीजिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी त्वरित फ्रीजिंग? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर होगा डिहाइड्रो फ्रीजिंग। क्या? डिहाइड्रो फ्रीजिंग। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो जो एक्सप्लेन करने लायक होता है क्वेश्चंस वो मैं कर देती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस नंबर 16। ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को निकालना, या फिर खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना, या फिर खाद्य के एंजाइमों को अक्रियाशील बनाना, या फिर रासायनिक क्रिया की दर को कम करना। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर होगा जो ब्लीचिंग फल संरक्षण विधि है, तो उसमें क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना होता है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 17। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से पोषक तत्व ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि क्या प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है, या फिर प्रेशर कुकर में पानी कम लगता है, या फिर प्रेशर कुकर में कम तापमान पर भी पकाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है, इसलिए पोषक तत्व ज़्यादा सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब्जी वगैरह जितनी अधिक पकाते हैं उतने ही इनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बाल विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? तो कितनी में? क्या 3 अवस्थाओं में, या फिर 4 अवस्थाओं में, या 5 अवस्थाओं में, या 7 अवस्थाओं में? तो कितनी में? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 4 अवस्थाओं में किया गया है। 4 कौन कौन सी है? देखो एक तो होगी शैशवावस्था, है ना, शैशवावस्था, ठीक, और एक होगी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, है ना, और एक हो गई किशोरावस्था, किशोरावस्था, है ना, और एक हो गई प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ावस्था। देखो जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की मानी जाती है। ठीक, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की, है ना, और जो बाल्यावस्था है वह मानी जाती है 6 से 12 वर्ष तक की। ओके, और जो किशोरावस्था है वह मानी जाती है 12 से
18 वर्ष तक की, और जो प्रौढ़ावस्था है वह मानी जाती है 18 वर्ष के बाद की। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। किस मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर है? क्या लखनऊ में है, या फिर इलाहाबाद में है, या फिर आगरा में है, या वाराणसी में है? तो कहाँ पर है मनोवैज्ञानिक शाला? देखो यह है इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ठीक, अब क्या इलाहाबाद का क्या नाम है? प्रयागराज। देखो कब बनी थी, स्थापित हुई थी 1947 में। कब? 1947 में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर वी, प्रयागराज आए या फिर इलाहाबाद आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है तो क्या है? क्या जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, या जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, ठीक, या फिर बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या फिर किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो विकास क्या है कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। देखो क्या है कि जब बच्चे धीरे धीरे परिनिर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, है ना, मतलब ऐसे जान सकते हैं किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के क्रमिक विकास को ही बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं तो कौन है? तो क्या फ्रेडरिक फ्रोवेल, या फिर जॉन डेवी, या फिर जीन पियाजे, या ग्राहम गिब्ज। ठीक है, तो कौन है? देखो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी। जॉन डेवी कौन है? जॉन डेवी। देखो ये अमेरिकी मूल के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इनको शिक्षाविद के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन है? जॉन डेवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो कौन सी है? क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था, या जन्म पूर्व अवधि? तो देखो जन्म पूर्व अवधि तो होगा नहीं, है ना, किशोरावस्था भी नहीं होगा और मध्य बाल्यावस्था भी नहीं होगा। तो जो हमारा राइट आंसर का वह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, जिसमें बच्चा भाषा को सीखता वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो किसने की? क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, या फिर रॉबर्ट कोच ने की, या फिर जोनास सॉल्क ने की, या एडवर्ड जेनर ने की? तो देखो जो पोलियो के टीके की खोज की वह की है जोनास सॉल्क ने। किन्होंने? जोनास सॉल्क ने। और कब की है? कब की है यह सभी आपको HW में आज बताना है कि पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने कब की। ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, जो आज का आपका HW का क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट 24। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृद्ध क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या पेंडेमिक, या फिर जिसको वैश्विक महामारी बोला जाता है, या फिर एपिडेमिक, या फिर एंडेमिक, या एपिजोटिक? देखो इसको बोला जाता है वैश्विक महामारी, जो विश्व के वृद्ध क्षेत्र में फैलता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक लिखा है, या फिर वैश्विक महामारी। तो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है तो क्या कैंसर के अंतिम चरण से, या फिर गर्भ में शिशु की जानकारी से, या हृदयघात से, या फिर बच्चे के जन्म देने से? तो देखो जो गोल्डन आवर है तो वह जाना जाता है हृदयघात से। ठीक, हृदयघात से। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? हार्ट अटैक जब आता है, ठीक है, तब गोल्डन आवर ही माना जाता है उस समय को चिकित्सीय भाषा में। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर का वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो देखो जो PDF है तो वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा ही जाती है। ठीक है, और जो क्या किया गया है कि सर्जिकल
अलग से नेक्स्ट ग्रुप बनाए, मतलब दूसरा ग्रुप बनाए। देखो उसमें क्या हो रहा था कि एक ग्रुप में तो मतलब उसी में क्विज थी, उसी में टेस्ट वगैरह जितने भी, और उसी में हमारी पीडीएफ वगैरह हो रही थी, तो उनको ढूंढने में जो गर्ल्स हैं उनको परेशानी हो रही थी। तो सर ने दूसरा ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है। तो वो इसलिए बनाया है कि एक में तो पोल प्लस पीडीएफ रह जाएंगी, ठीक है, और एक ग्रुप में बन जाएंगी क्या, आपके टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप अच्छे से, जिन्होंने भी अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी ना करो, ठीक है। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, उस पर आप सर से कांटेक्ट कर लीजिए, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच संबंधी तो आप उसमें प्राप्त कर लीजिए, और जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। और कैसी लगी आज की क्लास वो है भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और क्या, और हाँ, जो HW का क्वेश्चंस दिया है कि पोलियो के टीके की खोज किस वर्ष की जॉन सॉल्क ने, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।